date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11/24, and you will notice that date of poll is Wednesday. कि महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात आने वाले हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जो लोग वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने आ रहे हैं, आप और हम मिलकर उनको इंशाअल्लाह बर्बाद कर देंगे सियासी तौर पर। मेरी आपसे अपील है कि मैं यकीनन कह रहा हूं कि इस महाराष्ट्र की विधानसभा में आपको इम्तियाज जलील को और मंजलिस के नुमाइंदों को भिजाना जरूरी है। तुम्हारी आवाज हो, अगर तुम्हारी आवाज नहीं होगी तो कौन आवाज उठाएगा? तुम नहीं देखते पार्लियामेंट में क्या हो रहा है? तुम नहीं देख रहे पार्लियामेंट में कौन पुकार रहा है दीवानों की तरह? क्या तुमको नजर नहीं आ रहा कि किसके कलेजे में, सीने में, किसकी आंख में आंसू है, जो तड़प तड़प कर देख रहा है कि मेरे बर्बादी का कानून मेरे आंखों के सामने बनाया जा रहा है? कौन होगा तुम्हारी आवाज को? छोड़ो इन चीजों को। कभी अपनों को भी तो अपनाओ, कभी अपनों को तो समझो। जो तुम्हारे लिए दिनों रात मेहनत कर रहे हैं उनकी आवाज बनाकर भिजाओ। यकीनन हराना है इंशाअल्लाह ताला, इन लोगों को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर हराने का मतलब यही नहीं है कि तुम अपनी आवाज का गला घोट दो। तुम अपनी आवाज का गला घोट कर कैसे दूसरों के सर पर ताज रख सकते हो, मुझे बताओ। यह तो नहीं हो सकता मेरे भाई। और अजीत पवार का मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा अखबार में, उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र के विकास के लिए मोदी का साथ दे रहे हैं, सेकुलरिज्म पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। तो अजीत पवार, अगर सेकुलरिज्म तुम में जिंदा है तो तुम खुलकर इसकी मुखालिफत करो। बोलो तुम जाकर मोदी को, यह कानून गलत है। जो छत्रपति शिवाजी को मानने वाले हैं, क्या तुम भूल गए कि छत्रपति शिवाजी ने रत्नागिरी में उस दरगाह को 652 एकड़ जमीन दी थी? ये कौन सी तुम्हारी मोहब्बत है? ये हमारी जमीन है, हमारी जायदाद है, अल्लाह के नाम पर इसका मालिक अल्लाह है। तुम हमसे छीनना चाह रहे हो। तुम्हारा दिल नहीं भरा 6 दिसंबर से? तुम्हारा दिल नहीं भरा दिल्ली की सड़कों पर हमारे खून की होली खेलने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों का एनकाउंटर करने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा बुलडोजरों से हमारे घरों को तोड़ने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों के सरों से हिजाब खींचने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमको इस मुल्क की शरीयत खत्म करने का कानून बनाया? अब तुम हमको, हमारे वजूद को मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम, हम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बात पर भी आप गौर करिए। हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर मोदी ये कानून बनाते हैं तो जैसा कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला लिया कि अगर एहतजाज होगा मोदी जी तो आप हमारे वजूद को मिटाना चाह रहे हैं, बेहतर यह है कि मैं रोड पर आकर अपने आप को खत्म कर लूं, मगर अपने घर में बैठकर अपनी जायदादों को छीनना नहीं देख सकता जो अल्लाह उसका मालिक है। मैं घर में बैठकर नहीं दे सकता कि जिसका मालिक अल्लाह है उसको जायदाद को छीन लिया जाए। यह हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। आपको अगर कानून बनाना है तो रोजगार दो, कानून बनाना है तो महिलाओं को बचाओ। अरे कैसा हमारा मुल्क हो चुका है कि उज्जैन में बीच सड़क पर, फुटपाथ पर एक जालिम शैतान एक खातून की अस्मत रेजी कर रहा है। यह कैसा हमारा देश हो गया है? यह गांधी का मुल्क, यह आजाद का मुल्क, अंबेडकर का मुल्क, कि वो उसका वीडियो निकाल रहा है अस्मत रेजी का। यह कैसा हमारा वतन हो गया है जब हमने अंग्रेजों से कंधे से कंधा मिलाकर जलियांवाला बाग में अपनी जानों को दे दिया। हमने काला पानी की सजाएं हमारे हिंदू भाइयों के साथ काटी। आज एक अशरफ मुनियार को ट्रेन के डब्बे में पीटा जाता है तो कोई उफ नहीं बोलने तैयार। बचाना तो छोड़ो, कोई उफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। याद रखो, जब आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे कोई तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ेगा। तुम्हारी लड़ाई तुमको लड़ना पड़ेगा। तुम 70 साल से सोच सोच कर धोखा खा चुके हो कि कोई और हमारी लड़ाई लड़ेगा। नहीं मेरे भाई, तारीख में अगर नाम लिखा जाना है तो यह वक्त है अपनी लड़ाई लड़ने का। यही वक्त है अपने वोट से अपने नुमाइंदों को औरंगाबाद से भिजाने का। और अल्लाह से कसरत से दुआ करिए कि परवरदिगार तू हमको जिंदा रख कर ये नज़ारे मत दिखा कि हमारी ज़मीनें जिसका तू मालिक हमसे छीन ली जाए। अल्लाह से हम गिड़गिड़ा कर सरबसूद होए, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर भीख मांगे।
इत्तेहाद पैदा करिए। ये कानून ना देवबंदियों के मफाद में है, ना बरेलवियों के मफाद में है, ना अहले हदीस के मफाद में है, ना बोरी समाज के मफाद में है, ना अथना शरी शिया के मफाद में है, ना आगा खानी शियाओं के हक में है, किसी के हक में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जायदादों को छीनने के लिए कानून बना रहे हैं। अल्लाह इन जायदादों की हिफाजत करे, अल्लाह हमको इतनी इत्तेहाद पैदा करे कि मुत्तहदा तौर पर इस कानून को रोकें, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन ऐसे हुकूमतों को, ऐसे पार्टियों को अल्लाह सियासी तौर पर इंतखाबात में इनको शिकस्त दे, बदतरीन शिकस्त दे। जो भी ईवीएम की शिकायतें बाय द वे आई हैं, वो हमारे पास 20 शिकायतें आई हैं। हर 20 शिकायत का हम इंडिविजुअल जवाब देंगे, फैक्ट बाय फैक्ट। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। वी विल कन्वे टू ईच कैंडिडेट टू एश्योर, दिस इज अवर ड्यूटी। एक्चुअली हमारी ड्यूटी है कि अगर कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए, तो हम उन्हें बताएंगे, निश्चित रूप से बताएंगे, लिख के बताएंगे, पूरा डिटेल्ड बताएंगे और जल्दी ही बताएंगे। तो आई एम नॉट गोइंग टू इंडिविजुअल केसेस, और उन सबको पब्लिश भी कर देंगे ताकि आप सबको भी पता लग जाए। बट फर्स्ट लेवल चेकिंग, रैंडमाइजेशन, सेकंड रैंडमाइजेशन, स्टोरेज में रखना, स्टोरेज से बाहर निकालना, कमीशनिंग करना, कमीशनिंग के बाद वापिस स्टोरेज में रखना, फिर उसको पोलिंग डिस्पर्सल के दिन ले जाना, फिर उसको बूथ पे पहुंचाना, बूथ पे पूरा दिन वोटिंग कराना, फिर सील करना, फिर वापस स्टोरेज में रखना, फिर काउंटिंग के दिन निकालना, फिर पूरे दिन दिखाना। इसमें हर समय पर पॉलिटिकल पार्टी या उस कैंडिडेट या उसका एजेंट मौजूद रहते हैं। जब मशीन में कमीशनिंग होती है, उस दिन उसमें बैटरी डाली जाती है। पहले आया था, पहले और बहुत सारी चीजें आई थी कि वो हैक हो सकती है, उसका वोट इधर डाला तो इधर जा सकता है, कुछ हो सकता है। ये पहली बार आया। अब हम ये भी सोच रहे हैं कि इससे अगला क्या आएगा, हम नहीं समझ पा रहे इससे अगला क्या आएगा, बट लगता है अगला भी कुछ आएगा, रुकेगा नहीं। मतलब कितनी बार। एनीवे, कमीशनिंग बहुत जरूरी है समझना। वोटिंग से करीब 5 या 6 दिन पहले कमीशनिंग होती है। 5-6 दिन पहले उस दिन मशीन में सिंबल पड़ते हैं। तो अब मशीन में अभी तक नई बैटरी उस दिन एक डाली जाती है, और सील करके उस बैटरी पे भी कैंडिडेट के एजेंट्स के दस्तखत होते हैं। छोड़िए, मशीन पे तो होंगे ही होंगे। हमें भी नहीं पता, हमने भी पता नहीं कब बनाया था ये नियम, हमारे काम आ रहा है अभी कि वो बैटरी पर भी एजेंट के दस्तखत होंगे। और अब कमीशनिंग के बाद, क्योंकि 5 ही दिन बचे हैं और इसमें सिंबल लोड हो चुके हैं, ये उनके सामने में स्ट्रांग रूम में जाएगी, डबल लॉक लगेगा, 3 लेयर की सिक्योरिटी रहेगी, 3 लेयर की, जिसमें सीएपीएफ भी शामिल होगी, मस्ट है। ऑब्जर्वर होंगे। उसके बाद जब वो पोलिंग के डिस्ट्रीब्यूशन के दिन निकलेंगी, उस दिन फिर यही प्रोसेस होगा। सारा प्रोसेस वीडियोग्राफ होगा। यानी वीडियोग्राफ होने के बाद फिर वो फील्ड में पहुंचेंगे, सेक्टर मजिस्ट्रेट साथ में रहेंगे, फिर कैंडिडेट के एजेंट साथ में रहेंगे, फिर वहां पहुंचेगी, फिर कहेंगे भाई देख लो इसको, सब ठीक है, जो आपको नंबर दिया, हाँ, और उसके नंबर भी सबसे शेयर किए जाएंगे। इस नंबर की मशीन इस बूथ पे जाएगी। फिर जब वो बूथ पे पहुंच गई तो कहें भाई मिला लो आप, उसी नंबर की है कि नहीं है, वोट भी डाल के देख लो 50 कि ठीक है कि नहीं है। किसी ने 50 डाले, किसी ने 20 डाले, किसी ने कहा नहीं हमें ठीक है, हम नहीं डालेंगे। किसी स्टेज में किसी बूथ पर 20 कैंडिडेट हैं, किसी पर 5 कैंडिडेट हैं, किसी पर 5 ने कम वोट डाले, किसी ने ज्यादा डाले, बैटरी उसी हिसाब से यूज। फिर पूरे दिन वोटिंग हुई, तब एक एक वोट का हिसाब रखा, फिर बंद हुआ। बंद होने के समय में एंड ऑफ क्लोज ऑफ पोल में फिर से दस्तखत कराए, फिर से हिसाब लगाया कितने वोट पड़े, फिर से फॉर्म 17C दिया। उसको कितना दिखाएंगे, कौन दिखाता है इतना, बताइए। कोई एक प्रोसेस कंपैरेटिव बताइए पूरी कंट्री में जहां पब्लिक डिस्क्लोजर पार्टिसिपेशन इतना अधिक हो, कोई ये बताइए प्रोसेस। उसके बाद में बंद करने के बाद में उसको स्ट्रांग रूम में बंद किया, फिर काउंटिंग के समय निकाला तो एक बैरिकेटिंग लगाई, उस बैरिकेटिंग के बीच में से जाएंगे, इधर उधर से नहीं जाएंगे ताकि कोई मिक्सअप ना हो। अच्छा, मिक्सअप कैसे होगा, वो नंबर हमने आपको दिया हुआ है। जब काउंटिंग में पहुंचे तो फिर कहें भाई चेक कर लो, फिर 17C से चेक कर लो, राउंड वाइज राउंड दिस इज हैपनिंग। एंड देयर इज ए प्रोविजन फॉर
objecting to any of the issue relating to this at any stage, which has not happened. So हम इंडिविजुअल जिसने वो बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल रोबस्ट है. अच्छा, और मैं बताता हूं आपको, आप पिछले 15-20 इलेक्शंस देख लीजिए. इट इज गिविंग रिजल्ट्स आफ्टर रिजल्ट्स डिफरेंटली. जहां मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जब पसंद का रिजल्ट ना आए तभी गलत है, ऐसा नहीं हो सकता. एनीवे, हम सबका इंडिविजुअल जवाब देंगे और आपको भी बताएंगे, उसको वेबसाइट पे डलवाएंगे, वो जवाब दे देंगे आपको. एक FAQ भी बनाएंगे उसका, बताता हूं मैं आपको. बट इसमें थोड़ा सा, चलिए आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए, अभी ये बता देता हूं. जी सर. बता दे, ये भी इसी के साथ बता दे. We'll take some questions from the नहीं, friends ये from- प्रभु जी का इसके साथ ही बता देता हूं. जैसे मैंने पहले बताया, ये एक सिंगल यूज बैटरी है. जब ये पड़ेगी तो 5-6-7 दिन के लिए इस्तेमाल होगी. इसकी जैसे आपके कैलकुलेटर में बैटरी है. आई मीन, इट इज नॉट मोबाइल का बैटरी जो एवरी दिन चार्ज होगी. इट इज लाइक कैलकुलेटर बैटरी, 5 साल तक चलती रहेगी. जब शुरू हुई तो मान लिया वो 100% थी. अब वो धीरे धीरे यूज डिसयूज, कितना एक्सटेंसिव यूज, कितना ग्राफ किया, सबसे यूज होती रहेगी 10 साल के बाद तक, 5 साल तक. 5 साल में जब बंद होगी तो पता लगा उससे पहले 3-4% थी. आपको पता नहीं लगेगा, सडनली बंद हो जाएगी. बट हमने प्रोविजन बनाया हुआ है कि जब इनिशियल ये शुरू होगी तो इसकी 2 चीज हुई. एक परसेंटेज ऑफ चार्ज, एक आउटपुट. आउटपुट इज इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज. इट्स ए वेरी लो required voltage which the machines require. So anything between 7.4 to 8 volt is considered कि ये बिल्कुल परफेक्ट स्थिति में है और इसको आप डाल सकते हैं. तो it is initially marked as that yes, it is okay, go ahead, 99% it is charged. Now after commissioning के समय में भी मॉक पोल की जरूरत है, पोलिंग स्टेशन में भी मॉक पोल की जरूरत है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी अलग अलग है. सो ये एवरीथिंग कैन डिफर डिफरेंटली. और जब भी वोल्टेज 7.4 से नीचे आएगी तभी ये एक्चुअल वो दिखाना शुरू कर देगी. दिस इज हाउ इट इज डिजाइंड. एंड अगर 5.4 या कोई परसेंटेज है उसके आस 5.8, जब 5.8 पर आएगी तो ये सिग्नल देगी, जैसे गाड़ी सिग्नल देती है येलो बटन दबा के कि अब ये बंद होने वाली है, सो प्लीज रिप्लेस.